इंडिया में लगभग 70% लोगों का सपना है कि वो किराए के घर से शिफ्ट होकर अपने खुद के घर में रहें और वहीं अपना जीवन बिताएं, क्योंकि यहां पर सिर्फ 30% लोगों के पास ही अपना घर है। घर माने रियल एस्टेट, रियल एस्टेट माने इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट माने आपके पैसे में मुनाफा। अब इसका मतलब ये तो डबल फायदा हो गया ना। घर खरीदोगे तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे और रहने को एक जगह भी मिलेगी जिसे आप हक से अपना बोल सकते हो। और तीसरा फायदा है कि आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। ये सोच आधे से ज्यादा इंडिया में रहने वाले लोग रखते हैं, लेकिन हमारी ये ओरिजिनल पेशकश कुछ और ही कहती है। ये शो आपको ऐसे फैक्टर्स से रूबरू करवाती है जिससे आपको पता चलेगा कि घर खरीदना कितना बड़ा ट्रैप है। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के चलते इंडिया के लोग ये फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि उन्हें घर आखिर किस उम्र में खरीदना है, अपने करियर के किस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह बड़ी इन्वेस्टमेंट लेने का फैसला करना है। और इसी वजह से उनके परिवार के बाकी के फाइनेंसेस उथल पुथल हो जाते हैं। अब ये शो आपसे ये नहीं कहता कि घर खरीदने या बनाने के सपने में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसकी टाइमिंग में, एक सही गाइडेंस में। एक महान इन्वेस्टर रसल सेज ने तो यहां तक बोला है कि योर हाउस इज नॉट एन एसेट, इट इज अ लायबिलिटी। यानी कि आपका घर एक रिटर्न देने वाला एसेट नहीं, बल्कि आप पर एक बोझ है। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह कोट सही नहीं बैठता, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इंडिया में कितने सारे प्रॉपर्टी डीलर्स और अमीर लोगों ने रियल एस्टेट से ही बहुत सारा पैसा कमाया है। यह बात ठीक भी है, लेकिन फिलहाल इंडिया के एक मिडिल क्लास आदमी की बात यहां हो रही है, जिसके पास लिमिटेड पैसा है घर खर्च चलाने को, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने को और परिवार को संभालने को। उनके लिए आखिर एक घर को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। आपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स से ऐसे कोट्स भी सुने होंगे, रियल एस्टेट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कुड मेक। लेकिन ये बातें इंडिया के उन 70% लोगों पर शायद अप्लाई नहीं करती जो किराए के घर से अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। इनफैक्ट इस शो में आपको बताया जाएगा कि कैसे किराए का घर ज्यादा फायदेमंद सौदा है एक खुद के घर से। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भरा ये शो आपको एक कहानी की तरफ ले चलेगा, जिसके दो मुख्य किरदार हैं, अक्षय और संजीव। दोनों एक ही गली में रहते थे, दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, दोनों के सपने भी बड़े हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी के लॉजिस्टिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। जानेंगे आगे के एपिसोड्स में कि किस तरह से अक्षय एक हाउस ट्रैप में धीरे धीरे फंसता है और जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन ले लेता है। अक्षय छाबड़ा एक नॉर्थ इंडियन न्यूक्लियर फैमिली का इकलौता लड़का। हर दिन की तरह सुबह 7 बजे उठकर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उम्र 27 साल और बाकी सबकी तरह उसका भी वर्क कल्चर टॉक्सिक था। लेकिन अपने परिवार का खर्चा चलाने वाला अक्षय इकलौता बचा था। सुबह की हौज पौज में उसकी मम्मी नीलम देवी लंच पैक करने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अक्षय को 10:30 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए 8:30 बजे निकलना पड़ता था। और क्यों नहीं निकलना पड़ेगा, दिल्ली के मुंदका बॉर्डर से हर रोज ग्रेटर नोएडा तक जाना काफी मेहनत का काम था। छाबड़ा परिवार की किस्मत इन्हें पश्चिम बिहार जैसे एक पॉश कॉलोनी से मुंदका ले आई थी, क्योंकि पापा की बहन ने उन पर एक झूठा केस कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टी और सेविंग्स खर्च हो गई। नीलम आंटी खाना बना रही थी और अक्षय फिलहाल नहाकर बाथरूम से बाहर निकला था। तभी जोर से एक बर्तन की गिरने की आवाज आई। ओफो, मौत आई इस रसोई को। 2 कदम इधर से उधर करने में ही बर्तन गिरने लगते हैं, सामान गिरने लगता है। अपने सर पर रखकर बनाऊं अब मैं रोटियां? नीलम देवी की इस परेशानी को देखकर अक्षय थोड़ा सा हंस दिया। वो ये चीजें हर रोज सुनता था, अपनी माँ की क्रेविंग सुनने की उसे आदत हो गई थी। हालांकि कभी कभी अक्षय को बुरा भी लगता था कि उन्हें आज इस घर में रहना पड़ रहा है, लेकिन कोई प्लॉजिबल सॉल्यूशन उसे दिख नहीं रहा था। अरे मम्मी, क्या हुआ? आप आराम कर लो, मैं बाहर से खा लूंगा आज। चुप कर, आया बड़ा बाहर से खा लूंगा। जो भी पैसे बाहर खाने से बचेंगे उसे जोड़ के रख, अपना घर लेना है हमें। कब से बोल रही हूँ तुझे अक्षय, कुछ ढूंढकर अच्छा सा ले लेना। अक्षय को यह बात हर रोज सुनने को मिलती थी, क्योंकि उसके पिता संतोष तो अब हिम्मत हार चुके थे और उनकी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी वो ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। इसीलिए घर के छोटे मोटे काम करना और आराम करना ही उनके बस में था। दूसरी तरफ अक्षय थका हारा रात को 10 बजे घर आता था।
और उसमें भी उसको घर के ताने पड़ने लगे थे। फिलहाल अपनी मम्मी की घर की बात को वापस सुनकर अक्षय की हंसी उदासी में बदल गई। वो अपने माँ बाप को सब कुछ देना चाहता था, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस थी। जिस कंपनी में वो था, उसकी वर्क टाइमिंग्स और कल्चर की वजह से वो फ्रीलांस भी नहीं कर पाता था। अच्छा मम्मी, हम ले लेंगे कुछ अच्छा सा। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे साफ कर देता हूँ और निकलता हूँ, लेट हो रहा है मुझे। अक्षय ने अपनी मम्मी को साइड किया और किचन साफ करके झट से ऑफिस निकल गया। पीछे से नीलम देवी आकर अपने पति संतोष के पास बैठी, जो फिलहाल अखबार पढ़ रहे थे। अजी सुनते हो, इस घर में रहने का मेरा मन नहीं करता। ये घर अपना अपना सही नहीं लगता। बहुत ही दिक्कत होती है हर सामान को रखने में, संभालने में। हाँ नीलम, दम तो मेरा भी घुटता है इस घर में, लेकिन अक्षय कर रहा है ना, धीरे धीरे कुछ हो जाएगा। क्या कर रहा है अक्षय? इतना बड़ा हो गया है जी। अब तक तो उसे खुद ही कह देना चाहिए था कि मम्मी मैं नया घर ले रहा हूँ, अब से सब वहीं रहेंगे। शांत रहो नीलम, घर ऐसे नहीं लिया जाता, वक्त लगता है। आपने 25 की उम्र में घर खरीद लिया था, अक्षय तो 27 का है, और जो रेंट हम यहाँ देते हैं उससे किस्त चुका देंगे ना? नहीं। अक्सर इंडिया के हर मिडिल क्लास घर में ऐसा ही होता है ना दोस्तों। इकलौते बेटे से हद से ज्यादा उम्मीदें होती हैं, जबकि वो बेटा अपनी खुद की जिंदगी फिगर आउट करने में उलझा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हर माँ का एक जिगर का टुकड़ा अपने घर की चारदीवारी से जुड़ा होता है, जो उसे किराए के घर में कभी महसूस नहीं होता। और इसी इमोशनल फीलिंग्स का बोझ बेटे पर आ जाता है, क्योंकि उसी से सारी उम्मीद होती है। बड़े लोग एक तरफ लॉजिकल चीजें कम समझते हैं, तो दूसरी तरफ यंग जनरेशन को इमोशनल बातें कम समझ आती हैं। जिंदगी में प्रैक्टिकलिटी का होना बेहद जरूरी है। हालांकि नीलम देवी की बात भी गलत नहीं है। उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये घर उन्हें बिल्कुल नहीं भाता। कुछ साल पहले तक वो खुद के बड़े से घर में अपने हिसाब से रहती थी, लेकिन एकदम वो सेंस ऑफ फैमिलियरिटी छीन ली गई और उन्हें यहां पर एडजस्ट करना पड़ रहा है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे एक इंसान अपनी उम्र में बड़ा होने लगता है, उसका एडजस्टिंग बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहता। फिर उन्हें चीजें अपने हिसाब से ही चाहिए होती है। एक तरफ हम अक्षय की मां को देखें तो वो बिल्कुल सही बात कह रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम अक्षय की मजबूरी को देखें तो वो भी गलत नहीं है। वो फिलहाल मेट्रो में खड़े होकर अपनी नौकरी करने जा रहा है और फोन में मूवी के जरिए अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सुबह की पूरी कन्वर्सेशन उसके मन में चल रही है। ये बात अक्षय भी जानता है कि उसके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने उसे पढ़ा दिया है, अच्छा एनवायरनमेंट भी दिया है, और जब तक उनके पास सब कुछ था तब तक उसकी हर ख्वाहिश को पूरा भी किया है। अब वक्त था तो अक्षय का था जब वो उनकी बातों को फुलफिल करेगा। लेकिन लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और प्रैक्टिकल थिंकिंग हमेशा ही बीच में आ जाते हैं। दोस्तों, ये जो बातें आपने सुनी, ये अक्सर किसी भी किराए के मकान में रहने वाले लोगों में हो सकती है। क्या आपने अक्सर नोटिस किया है कि हम किराए के घर को किराए का मकान बुलाते हैं और खुद के घर को अपना घर ही कहकर बुलाते हैं? क्योंकि एक मकान में जब अपनापन नहीं होता तब तक वो घर नहीं कहलाया जा सकता है। इसीलिए ज्यादा फैमिलीज किराए का मकान ही कहती है, और ऐसे ताने किसी भी मिडिल एज मैन को पड़ सकते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि अब उसकी उम्र हो गई है और वो कहां से क्या कमाता है और कैसे घर तक लाता है, इसका फर्क किसी को नहीं पड़ता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको 2 मिनट का नॉर्मल जिंदगी से ब्रेक लेना है और फिर ध्यान से सब कुछ रिकंसीडर करना है। कभी भी अपनी चादर से ज्यादा पैर पसारने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि फिर चादर धीरे धीरे छिन भी सकती है। हमारे अक्षय के साथ भी इस कहानी में ऐसा ही होता है। फिलहाल वो मेट्रो स्टेशन से एक ई रिक्शा लेकर अपने ऑफिस तक पहुंचता है और सुबह के ड्रामे की वजह से 5 मिनट पंच इन करने में लेट हो जाता है। लेकिन वहीं ऑफिस के गेट पर उसे अपना कलीग योगेश मिलता है। अरे तू बाहर क्या कर रहा है? ऐप में देखा कि तूने तो पंचन कर दिया है। अरे मेरा खुद का घर तो यही पास में है ना, पंच करके वापस जाके नाश्ता करता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ ऑफिस। मस्त ट्रिक है ना। अक्षय को यह बात चुभ गई थी। वो पिछले 2 घंटे से मेट्रो की अलग अलग लाइंस बदलकर ऑफिस पहुंचा था और उसमें भी लेट हो गया था, और वहीं योगेश अपने घर से 2 मिनट पहले ही ऑफिस निकला था। हालांकि अक्षय को वैसे तो लॉजिकली ये सोचना चाहिए था कि योगेश अपने माता पिता के साथ ही ऑफिस से 2 मिनट दूर रहता है, लेकिन अक्षय ने अपनी हालत का सारा ब्लेम उसके घर ना होने पर डाला। वो फ्रस्ट्रेट हो गया था ये सुन सुनकर कि उसके आसपास सब लोगों का अपना घर है, जिसकी वजह से वो बहुत मजे करते हैं, और जबकि अक्षय की जिंदगी बहुत ही नॉर्मल है। अब अक्षय ने ठान लिया था कि वो अपनी मम्मी नीलम और खुद के कंफर्ट के लिए एक घर खरीद कर ही रहेगा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल था? क्या अक्षय जो सोच रहा था वो पॉसिबल हो पाएगा?
और किस तरह से अक्षय एक डेड ट्रैप में फंस जाता है। जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। अक्षय फिलहाल अपने ऑफिस में था और वहां पर सभी लोग अपना दिन शुरू कर चुके थे। अक्षय को भी कुछ क्लाइंट कॉल्स निपटाने थे, जिसकी वजह से उसने कैबिनेट में अपनी जगह ले ली थी और फिर अगले 2 घंटे तक वो अपने काम पर ध्यान दे रहा था। आज 5 मिनट लेट आने की वजह से अक्षय के मैनेजर ने उससे पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ, तो अक्षय ने उसके जवाब में सिर्फ सॉरी कहा था और वो अपने काम पर लग गया था। इस कंपनी में आसपास के लोग अच्छे थे, लेकिन काम की टाइमिंग्स बहुत ही ज्यादा टफ थी। कभी 8 बजे तक बैठना पड़ता था, तो कभी कभी महीने में कुछ दिन रात के 10 भी बज जाते थे। अक्षय को आज का दिन भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, जब रात के 10 बज जाएंगे। लेकिन फिलहाल लंच ब्रेक हुआ और अक्षय की दोस्त रितिका उसे उसके कैबिनेट में बुलाने आई ताकि सब साथ में लंच कर सके। लेकिन अक्षय को वक्त का ख्याल ही नहीं था। वो बस चाहता था कि किसी तरह से आज जल्दी काम निपटा के घर जा सके ताकि उसे लेट ज्यादा ना हो। शिट यार, 2 बज भी गए, पता ही नहीं चला। चलो लंच करके आते हैं। अक्षय ने ये बात बोल तो दी थी, लेकिन वो लंच तो लाया ही नहीं था। ये बात वो भूल गया था और जैसे ही वो चेयर से खड़ा हुआ और रितिका के साथ जाने के लिए तैयार हुआ, उसे ये बात ध्यान आ गई। रितिका यार, मुझे लगता है कि आज नीचे से खाना पड़ेगा या ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं लंच ला नहीं पाया, लेट हो गया था ना। यार चुप रहे, हम सब है ना, शेयर कर लियो या फिर कैंटीन से कुछ खा लेना। ऑमलेट तो अच्छा ही देते हैं ये लोग। अक्षय भी रितिका की ये बात सुनकर कन्विंस हो गया और उसके साथ लंच करने जाने के लिए मान गया। सब लोग वहाँ ऑलरेडी अपना टिफिन खोल कर बैठे थे और रितिका और अक्षय भी साथ में ही चेयर लगाकर बैठ गए। भाई आज तो मम्मी ने क्या बढ़िया राजमा बनाए यार, खुशबू लो बस तुम। अरे राजमा छोड़, तू इधर देख, मैकरोनी आई आज, मेरी माँ की हाथ की बेस्ट। मेरे कुक ने तो आज ज्यादा कुछ बनाया नहीं है, बस नूडल्स, मंचूरियन और स्मूदी तैयार करके दे दिए मुझे। हर कोई अलग तरीके से अपने अपने घर की और जिंदगी की तारीफ कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो सब खुश है। लेकिन अक्षय ये सब बस सुन रहा था और वहां उसे फोमो हो रहा था, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अक्षय के साथ अभी जो भी घटना घट रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब उसके पास एक घर ना होने की वजह से हो रही है। वो सिर्फ इसी चीज को ब्लेम कर रहा था। दोस्तों, आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आपको अक्षय जैसे बिल्कुल बिहेव नहीं करना है। सोसाइटल नॉर्म्स और आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा आपको उसी चीज की तरफ धकेलेगा जिसकी आपकी जिंदगी में कमी है। लेकिन आपको इतना इम्यून बनना है कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से हमेशा अपना नेक्स्ट स्टेप लो, क्योंकि जैसे ही आपने सिचुएशंस के ऑपोजिट स्टेप लिया तो वो आपके लिए आगे जाकर एक रिग्रेट का कारण बन सकता है। अक्षय फिलहाल अपनी दुनिया में खोया था कि तभी सामने बैठे योगेश ने उससे पूछ लिया, ये अक्षय, तू हर रोज का वही बोरिंग खाना लाया क्या? योगेश के इस बात पर सब हंस दिए और तभी अक्षय वापस रियल वर्ल्ड में आया। सब लोग इसीलिए हंस रहे थे क्योंकि अक्षय हर रोज आलू मटर, दाल या चावल जैसी चीज ही लाता था। अब किसी और को तो नहीं पता था कि आखिर अक्षय की क्या हालत है, लेकिन मजाक उड़ाने में कोई पीछे नहीं रहता था। इस बात पर अक्षय चुप रहा और रितिका ने उसे डिफेंड किया। शट अप योगेश, आज अक्षय ने मुझे कहा था खाना लाने को, तो मैं ही ले आई थी। इसे मेरी मम्मी के हाथ का खाने का मन था, तुम्हारे अनहेल्दी नूडल्स और मंचूरियन नहीं। इस बात पर अक्षय रितिका की तरफ मुड़ा और उसे अच्छा महसूस हुआ कि आखिर रितिका समझती थी कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। लेकिन बाकी सब की बातें उसके दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रही थी। अक्षय ने फिलहाल खाना खाया और कैंटीन से एक ऑमलेट भी मंगवाया ताकि रितिका का भी पेट भर जाए। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पर लगे, लेकिन अक्षय के दिमाग से आज का दिन निकल नहीं पा रहा था। हर चीज एक ही तरफ इशारा कर रही थी। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद वो सोच सकता था कि आज का दिन उसका अच्छा नहीं है, लेकिन अक्षय इस बात को लेकर बैठ गया था। उसे लग रहा था कि एक घर पास में होने से उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि जिसका खुद का घर होता है वो अपनी 4 दीवारी में बैठकर रोता है और दूसरे लोग किराए की 4 दीवारी में। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक चीज आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाए, लेकिन आज का दिन ही कुछ अलग था। अक्षय, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो यार, तू इन सब की बातों पे ध्यान मत दे। मैं आज तुझे बियर पिलाने ले चलूंगी। थोड़ा माथे से शिकन हटा और अपने काम पे ध्यान दे। अभी अप्रेजल साइकिल भी आ रही है, बॉस को खुश रख तू। हाँ ये तो है। चल मैं काम निपटाता हूँ, तब तक तू भी अपना काम कर ले, फिर देखते हैं शाम का क्या प्लान है। रितिका अक्षय को बहुत अच्छा दोस्त मानती थी और दोस्तों, रितिका जैसे दोस्तों को हमेशा करीब रखना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी कंडीशंस को हमेशा समझते हैं। अक्षय ने जाकर अपना काम शुरू किया और 7 बजे तक वो सारी मीटिंग्स और डेस्क को निपटा चुका था।
हालांकि अक्षय को लग नहीं रहा था कि आज वो 7 बजे फ्री हो जाएगा, लेकिन वो फ्री हो गया और रितिका के केबिन में गया। ब्रो व्हाट इज अप? आई एम डन विद माय वर्क। भाई क्या लकी इंसान है तू। बस मेरा एक कॉल है, वो कर लूं, फिर चलते हैं बाहर। चल ठीक है, जैसा तू कहे। अक्षय ये बोलकर ऑफिस में इधर उधर घूमने लगा कि तभी उसके बॉस ने उसे बुला लिया। अक्षय हैरान था कि उसका बॉस अब तक घर नहीं गया और उसने अक्षय को ही आखिर क्यों बुलाया। अक्षय, सॉरी टू से, लेकिन एक पिच डेक तैयार करनी है, वो भी कल से पहले। सुबह एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो मैं तुम्हें कुछ लिंक्स भेज रहा हूँ, वहां से रिसर्च करके इसे आज रात तक ऑफिस में ही बैठ के रेडी कर दो। अक्षय जानता था कि जल्दी ही अप्रेजल सीजन आने वाला है, इसलिए वो अपने बॉस को हर्ट भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो सीधा अपने कैबिनेट में वापस गया और लैपटॉप खोलकर धीरे धीरे डेक बनाने लगा। ये एक पर्सनल केयर ब्रांड था जिसके बारे में अक्षय को इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन बाकी के लोग ऑफिस से अब तक जा चुके थे। सिर्फ अक्षय ही था जो खाली दिख रहा था, क्योंकि वो रितिका का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद जब रितिका अक्षय के पास आई तो वो काम कर रहा था। अरे अब तो लैपटॉप में लग गया, चलना चलते हैं। मुझे एक डेक बनाना है यार, बॉस ने अभी बोला है, तो ऑफिस में रुकना पड़ेगा। शिट, अरे यार तू उनकी नजर में क्यों आया? तेरा इंतजार करते हुए। आई एम सो सॉरी यार, लेकिन मुझे घर से कॉल्स आ रहे हैं, निकलना होगा अभी। लेकिन तेरा घर तो 15 मिनट्स दूर है ना? हाँ यार, लेकिन घर तो जाना है ना, रात के 8 तो बज ही चुके हैं। चल फिर, आई सी यू टुमारो। अक्षय ने रितिका को जैसे ही बाय बोला तभी उसकी मम्मी का कॉल उसके पास आ गया। बेटा अक्षय, आते हुए पापा की दवाई ले आना, खत्म हो गई है, और जल्दी घर आ जा, खाना बन जाएगा तेरे आने तक। मम्मी, आज मैं काफी लेट आऊंगा, बहुत काम है यहाँ। आप तब तक खा लीजिए और चाबी बाहर कहीं छुपा के रख देना, मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। ओफो बेटा, तू कितना काम करेगा और इतनी दूर से कैसे आएगा? अभी मैं काम कर लूं, फिर बात करता हूँ। अक्षय जानता था कि आखिरी मेट्रो 11:30 बजे है और उसने उसी के हिसाब से अपना काम निपटाने की ठानी। करीब 11:15 बजे ही अक्षय ने पूरा पिच डेक तैयार करके बॉस को मेल कर दिया और वो सुनसान रात में अकेला ऑफिस से निकला। बाहर रिक्शा न मिलने की वजह से वो जैसे तैसे पैदल ही मेट्रो पहुंचा, लेकिन उसकी मेट्रो 1 मिनट से छूट गई। अब हद पार हो चुकी थी, पानी सर के ऊपर से जा चुका था। अक्षय इतना परेशान हो गया था कि उसने मेट्रो स्टेशन पर लगी सीढ़ियों की ग्रिल को जोर से लात मारी। शिट शिट शिट, अब मुझे 1500 रुपए की कैब लेनी पड़ेगी यार, क्या घटिया रहने। अगर मेरा घर यहाँ से 15 मिनट दूर होता तो ऐसा करना ही नहीं पड़ता। आई एम सो डन विद एवरीथिंग। ये बोलकर अक्षय ने सोच लिया कि वो कल ही के दिन जाकर अच्छी सी एक प्रॉपर्टी देखेगा और लोन लेकर अपना खुद का एक घर ले लेगा। अक्षय जानता था कि अप्रेजल आने वाला है, तो बढ़ी हुई सैलरी को वो EMI देने में इस्तेमाल करेगा। लेकिन अक्षय के लिए ये डिसीजन बहुत ही बुरा साबित होता है। वो कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी में बहुत से लोग मिलेंगे, सब अलग अलग तरह के होंगे, सबकी सिचुएशंस अलग होंगी और सबका लाइफस्टाइल भी इसी पे डिपेंड करेगा कि वो प्रेजेंट में किस सिचुएशन में रह रहे हैं। लेकिन हम उन लोगों के साथ उठ बैठकर ये भूल जाते हैं कि आखिर हमारी सिचुएशन क्या है, और हम जब अपनी सिचुएशन भूल जाते हैं तो हमें मन करता है कि हम भी उन्हीं के जैसा लाइफस्टाइल रखें। अब ये तो सिंपल ह्यूमन फिलॉसफी है कि इंसान हमेशा अपने से ऊपर वाले इंसान को देखकर ही अपना जीवन बिताता है, क्योंकि आपको वो अचीव करना होता है जो आपके पास नहीं है, और जो आपके पास होता है उसके लिए आप कभी भी नेचर का शुक्रगुजार नहीं होते। आप बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी को देख लीजिए, विराट कोहली, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये सारे सेलिब्रिटीज, और हम में बस फर्क है तो एक लग्जूरियस लाइफ का। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सब लोग हमसे कम खुश हो, हमसे ज्यादा इनकी लाइफ में स्ट्रेस हो। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कम स्ट्रेस है तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम है ही नहीं। हम इस बात के लिए थैंकफुल नहीं है कि हमारे सर पर कम टेंशन है, हम बस लग्जरी के पीछे भागते हैं। वैसे भी ग्रीड इज द बेसिक ह्यूमन नेचर, और यही सोचते हुए फिलहाल पिछावड़ा देर रात को घर पहुंचा और उसने 1500 रुपये कैब वाले को दिए। खुद की जिंदगी को कोसता हुआ वो बिस्तर पर सो गया। लेकिन अगली सुबह ही वो बैंक खुलने से पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के आगे पहुंच गया। असल में अक्षय ने कल रात को ही रिसर्च कर लिया था कि होम लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे 3 सैलरी स्लिप, एक फोटो, ओरिजिनल आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। इसलिए अक्षय के हाथ में एक फाइल भी थी। अब आप सोच रहे होंगे
कि अपने ऑफिस के वक्त पे अक्षय आखिर बैंक की ब्रांच के बाहर क्या कर रहा है, तो उसका जवाब ये है कि अक्षय ने आज फाइनली 8 महीने बाद छुट्टी ली थी। बैंक खुलते ही अक्षय अंदर गया और सीधा बैंक के उस सेक्शन में गया जहां से लोन सैंक्शन होते हैं। दोस्तों, वैसे तो लोन्स बहुत महंगे होते हैं, लेकिन घर एक ऐसा सेफ एसेट माना जाता है जिसे लेने के लिए परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिलेटिवली कम रहता है। जैसे आपको पर्सनल लोन हमेशा 12-13% से लेकर 16-17% तक मिल सकता है, वहीं कार लोन्स अक्सर 9-10% के इंटरेस्ट रेट पर दिए जाते हैं और होम लोन्स ज्यादातर 7 से 8% के बीच में दिए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप कल को अपनी EMI नहीं चुका पाए तो बैंक उस घर पर कब्जा करके उसे बेचकर अपने लोन की कॉस्ट रिकवर कर सकता है। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए होम लोन्स हमेशा सस्ते होते हैं, लेकिन इतने भी सस्ते नहीं होते कि आप अक्षय की तरह एक दिन में क्विक डिसीजन लेकर बैंक ही पहुंच जाएं। फिलहाल हम अक्षय की कहानी पर वापस चलते हैं, जिसके सामने रिया नाम की एक लड़की बैठी है जो उस ब्रांच की हेड है और जितने भी लोन्स वो ब्रांच सैंक्शन करता है उसकी स्क्रूटनी यानी जांच पड़ताल रिया ही करती है। बैंक में लोन लेने से पहले आपका प्रोफाइल, आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, आपकी जॉब कितनी स्टेबल है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर अक्षय। अक्षय की बैंक की पासबुक फिलहाल रिया के हाथ में थी और वो सारी डिटेल्स अपने कंप्यूटर पर चेक कर रही थी, जैसे कि कितना बैलेंस अक्षय ने अकाउंट में मेंटेन किया है और अभी के वक्त उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। इस मामले में अक्षय थोड़ा बहुत जो 1-2 साल से सेव कर रहा है उसमें से उसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया था। अक्षय का सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में था, जिसकी वजह से रिया को उसका प्रोफाइल काफी सॉलिड लगा। और होम लोन को सैंक्शन करने से पहले स्क्रूटनी बहुत ज्यादा टाइट नहीं होती, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि घर एक सेफ एसेट है जिससे बैंक पैसे रिकवर कर सकता है। मैम, आई नीड अ होम लोन। Okay, and how much do you need for it? I think I'll need at least 50 lakhs worth of home loan. Wouldn't that be too much, अक्षय? आपने अभी 2 साल पहले जॉब शुरू की है, तो 50 लाख का लोन, are you sure? Yes ma'am, I need my own house because मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं। रेंट के घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं and I have a secure job. मैं सारे इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर पे कर दूंगा। हाँ, आपका क्रेडिट स्कोर तो ठीक ठाक है। It is 710, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स टाइम से ही करते हैं मोस्टली। असल में एक इंसान का क्रेडिट स्कोर डिपेंड करता है उसकी पुरानी लोन हिस्ट्री पर, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग पर और क्रेडिट कार्ड बिल्स की टाइमली पेमेंट पर। अगर आप कहीं से भी बाय नाउ पे लेटर से लेकर कुछ भी उधार लेते हैं तो वहां आपका पैन कार्ड नंबर हमेशा होता है और इसीलिए टाइमली पेमेंट ना होने पर आपके पैन नंबर में ये अपडेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जा सकता है। दोस्तों, याद रहे कि अगर आपको एक सिक्योर जिंदगी जीनी है तो आपका क्रेडिट स्कोर हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रेडिट स्कोर खराब हो गया तो फिर कहीं से भी लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही वो फिर बिजनेस हो या घर के लिए हो। ये स्कोर 900 में से होता है, जिसमें 750 से ऊपर काफी अच्छा माना जाता है और 650 से 750 के बीच ठीक ठाक माना जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 500 या 550 से कम है तो आप एक डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाते हो, जिसे हर लोन देने वाली जगह से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल अक्षय का क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक था। वो सामने बैठा रिया के जवाब का इंतजार कर रहा था और बस चाह रहा था कि उसे किसी भी तरह से लोन मिल जाए। अच्छा, आपके पास कोई और इन्वेस्टमेंट है? मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सेविंग्स अकाउंट में 4,37,000 रुपए पड़े हैं। नहीं मैम, मेरी ऐसी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं ये सेविंग्स अकाउंट में पैसे इसलिए रखता हूँ क्योंकि माँ बाप बूढ़े हैं, कभी भी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल मैं इसे घर खरीदने में इस्तेमाल करूंगा तो वो दोनों वैसे ही खुश हो जाएंगे। ठीक है मिस्टर अक्षय, लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई और एसेट्स है आपके पास? एनी गोल्ड और एनीथिंग? हाँ, मम्मी के पास ज्वेलरी होगी, लेकिन पता नहीं कितनी है, कहाँ है, नो आइडिया। दैट्स ऑल राइट अक्षय, मैं बताना चाहती हूँ कि आपका प्रोफाइल थोड़ा सा रिस्की है, तो आपको हमारा होम लोन 9% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। अगर आप 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो उम्मीद है कि आप काफी लंबे टेन्योर के लिए देख रहे होंगे। मैम, मुझे इतना आइडिया नहीं है, आप एक बार मुझे टेन्योर सजेस्ट करके EMI बता देंगे? हाँ अक्षय, श्योर। अगर आप 50 लाख का लोन 9% के हिसाब से 25 साल के लिए लेते हैं तो आपकी EMI होगी 42,000 पर मंथ और आपको टोटल 300 पेमेंट्स करनी होंगी, क्योंकि 25 साल में 300 महीने होंगे। टोटल अमाउंट हो जाएगा कुछ 1,25,87,000, जिसमें से आपका 75,87,000 इंटरेस्ट होगा और बाकी प्रिंसिपल अमाउंट। दोस्तों, क्या आपने रिया की बात को ध्यान से सुना? हम कभी कभी जल्दबाजी में होम लोन जैसी चीज लेने से पहले बहुत सारी चीजें कंसीडर नहीं करते।
हमें बस ये लगता है कि 25 साल हर महीने अपनी सैलरी में से 42,000 तो हम जैसे तैसे निकाल ही लेंगे। लेकिन आप अगर दिल्ली जैसे शहर में एक छोटा सा 1 BHK भी खरीदेंगे तो वो अच्छे एरिया में आपको करीब 50-60 लाख का पड़ेगा। और अगर आपके पास 20-30% अमाउंट डाउन पेमेंट करने के लिए नहीं है, इसका मतलब है कि आपको पूरा घर लोन पे लेना होगा, जिस पर आपको 150% सिर्फ इंटरेस्ट देना होगा। अब आप समझिए कि 50 लाख के लोन पर लगभग 76 लाख का इंटरेस्ट। यही तो बैंक की कमाई है। ये 76 लाख सिर्फ ब्याज है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा। अब वहीं आप इस लोन को 50 लाख से 40 लाख कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट 76 लाख से कम होकर 60 लाख हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके खुद के पास भी तो 10 लाख होना चाहिए, जिससे आप डाउन पेमेंट कर पाओ। इसीलिए हमें हमेशा एटलीस्ट 10% अमाउंट खुद से देनी चाहिए। और आप इसे जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पेमेंट कम देना पड़ेगा। गोल्डन रूल कहता है कि आपको हमेशा अपनी सैलरी का 40 से 50% ही होम लोन की EMI के लिए रखना चाहिए। लेकिन यहाँ अक्षय की सैलरी 70,000 है, यानी कि अगर वो 42,000 रुपये EMI देने में लगा देगा तो उसके पास घर चलाने को बचेगा ही क्या। ऊपर से जो उसके पास 4-5 लाख की लिक्विडिटी है वो भी अक्षय घर खरीदने में लगा रहा है। ठीक इसीलिए हमें हमेशा लोन लेने से पहले ये सारी बातें कंसीडर कर लेनी चाहिए। भले ही आप घर खरीद कर एक बहुत प्राउड का काम कर रहे हो, क्योंकि लोगों को किसी घर को अपना घर कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस इमोशनल वैल्यू के लिए हमें कभी भी लॉजिकल वैल्यूज नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि जो लोग आपको घर खरीदने के बाद अप्रिशिएट करेंगे, शाबाशी देंगे, शायद वो आपकी EMI देने में मदद करने कभी भी नहीं आएंगे। इस एपिसोड में हमने लोन्स और उसके डाउनसाइड के बारे में समझा। आगे आगे हम ऐसे और भी मिथ्स को ठिकाने लगाएंगे और उम्मीद है कि इस शो के एंड तक आपकी अपना घर खरीदने की जर्नी ऑटोमेटिकली फिगर आउट हो जाएगी। अक्षय ने फाइनली लोन सैंक्शन करवाने के लिए अपनी परमिशन दे दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर बना 1.5 BHK भी ले लिया था, जो करीब 60 लाख का था। अक्षय के पास भले ही टोटल 55 लाख थे, लेकिन उसने बिल्डर को प्रॉमिस किया था कि वो 5 लाख ऊपर भी उन्हें जल्द से जल्द दे देगा। अक्षय वापस पश्चिम बिहार अपने उन दोस्तों के पास लौट आया था जहां वो हमेशा रहा करता था। वही गलियां, सड़कें, ठेले वाले और दुकानें देखकर उसकी मां बहुत खुश हुई। नीलम देवी की आंखों का तारा बन चुका था अक्षय। सिर्फ आंखों का तारा नहीं, बल्कि बुढ़ापे की लकड़ी भी बन चुका था। ऑफिस के कलीग्स से लेकर आसपास के सभी दोस्त अक्षय पर बहुत प्राउड थे। हालांकि अभी भी अक्षय को ऑफिस मेट्रो से जाना पड़ता था, लेकिन उसे ये इतना मुश्किल अब शायद नहीं लगता था। अपना खुद का घर होने के सपने ने उसे जिंदगी में एकदम खुश कर दिया था। हालांकि देखा जाए तो यह घर उतना ही था जितना किराए का घर था, हालांकि उससे थोड़ा सा छोटा ही होगा। किराए के घर का रेंट 10,000 था, जिसमें अक्षय के हाथ में खर्चा चलाने को 60,000 बच जाते थे और वो उसमें से भी 40,000 सेव कर लेता था। लेकिन फिलहाल EMI के 42,000 हर महीने जा रहे थे और बाकी का पैसा घर की मेंटेनेंस और राशन पानी में निकल जाता था। हाथ में सेविंग्स नहीं थी और 2 उधार सर पर, एक बैंक की EMI और धीरे धीरे बिल्डर को 5 लाख रुपए हर महीने करके चुकाना। इस डिसीजन को अगर देखें तो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन शायद अंदर से उतना ही खोखला। आपको याद होगा दोस्तों कि अक्षय का अप्रेजल साइकिल आने वाला था, यानी कि साल का वो महीना जिसमें हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की उम्मीदें 7 समंदर पार पहुंच जाती हैं। लेकिन जब हाथ में रिव्यू आता है तो 7 समंदर एकदम से सूख जाते हैं। फिलहाल अक्षय भी खुश खुश रहने लगा था, लेकिन रिव्यू साइकिल का उसे बेसब्री से इंतजार था। अब उसे रात रात भर बैठ के काम करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अक्षय जानता था कि वो जितना अच्छा करेगा उतना अच्छा अप्रेजल होगा और फिर उसी हिसाब से वो अपनी EMIs प्लान कर पाएगा। फिलहाल रितिका और अक्षय साथ में बैठे थे और दोनों कैंटीन में लंच कर रहे थे। यार रितिका, ये मार्च का एंड आ चुका है, रिव्यू और अप्रेजल साइकिल पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस बार क्या सबका अप्रेजल पहले हो गया है क्या? नहीं अक्षय, सबको कुछ डाउटफुल सा लग रहा है। तूने देखा कि CEO भी गायब सा रहता है, ऑफिस में बहुत कम दिखता है और ऊपर से काम का प्रेशर भी देख कितना कम हो गया है। हर शाम को 6-7 बजे हम फ्री हो जाते हैं, नहीं तो पहले हर हफ्ते कम से कम 2-3 बार 10 से 11 बजे तक बैठना पड़ता था। हाँ यार, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, लेकिन इन्हें कुछ तो अपडेट देना चाहिए। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। घर की EMIs भी बहुत
बर्डन डाल रही हैं यार। देखते हैं अब क्या होता है। अप्रेजल किसी नहीं चाहिए यार। लेट्स सी। चल फिलहाल टीटी खेलने चलते हैं, काम तो है नहीं ज्यादा। हाँ लेट्स गो। अक्षय और रितिका टेबल टेनिस खेलने चले गए और वो सारी टेंशन भूल गए। ये सब करते करते शाम हो गई और फिर ऑफिस से सब लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। अक्षय ने भी मेट्रो ले ली। जैसे ही अक्षय ने मेट्रो में कदम रखा, उसकी माँ का फोन उसके पास आया। बेटा अक्षय, अक्षय बेटा। माँ क्या हुआ? माँ आप रो क्यों रही हो? तुम्हारे पापा वो आज सीढ़ियों से गिर गए हैं और अभी होश में नहीं आए हैं। शिट। मम्मी मैं बस 1 घंटे में घर पहुंच रहा हूँ, फिर देखता हूँ। आप चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ घर। अच्छी बात यह थी कि अक्षय फिलहाल पश्चिम बिहार वापस आ गया था, जहां वो काफी डॉक्टर्स को जानता था। उसने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को फोन लगाया और उन्हें घर जाने को कहा। कुछ ही देर बाद अक्षय भी मेट्रो स्टेशन से भागकर घर पहुंचा और उसने देखा कि डॉक्टर वहीं बैठे हैं और उसके पापा को ग्लूकोज लगा हुआ है। तभी डॉक्टर अक्षय की तरफ मुड़ा और उसने अपना स्टेथोस्कोप उतारा। पहले से ठीक है, लेकिन हार्ट पेशेंट है तो सीढ़ियों से गिरकर अनकॉन्शियस हो गए थे। इन्हें होश में लाकर ग्लूकोज लगाया है, कुछ दवाइयां दे रहा हूँ ताकि आगे ऐसा ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अक्षय ने इस इंसिडेंट के बाद 5000 रुपये डॉक्टर और केमिस्ट को दी, क्योंकि दवाइयां बड़ी ही महंगी थी और डॉक्टर्स ने हार्ट की मेडिसिन लिखी थी ताकि फिर से ऐसा ना हो। ये पहला किस्सा था जब अक्षय के पैसे बिना किसी जरूरत की चीज पर खर्च हुए थे। हालांकि ये 5000 रुपये खर्च करने से पहले अक्षय ने तब तो नहीं सोचा, लेकिन रात को जब वो सोने गया तो उसने देखा कि उसके अकाउंट में सिर्फ 3000 रुपये बचे थे और अभी सैलरी आने में 10 दिन बाकी थे। ये पैसे तो सारे मेट्रो के आने जाने में ही लग जाएंगे। घर में कुछ जरूरत पड़ गई तो। क्या आपने देखा दोस्तों, अक्षय ने घर की ईएमआई तो महीने की पहली तारीख को दे दी, लेकिन फिलहाल वो अपनी लिक्विडिटी को मिस कर रहा था। वो 4 से 5 लाख रुपए जो इस घर लेने से पहले उसके अकाउंट में रहते थे और इससे अक्षय सेफ महसूस करता था। अगर कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती तो वो उसे संभाल सकता था, लेकिन आज 2 सालों में पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो पूरा महीना आखिर कैसे निकालेगा। इसीलिए दोस्तों, लिक्विडिटी का हमेशा अपनी जिंदगी में ध्यान रखना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट या कहीं भी खर्चने से पहले हमेशा ये याद रखिए कि आपके पास 3 महीने की सैलरी जितनी लिक्विडिटी हो, ताकि कल को कुछ भी अनहोनी होती है तो आप उसे कुशन की तरह इस्तेमाल कर सकें। आखिर यही तो फायदा होता है उन पैसों का। लेकिन फिलहाल अक्षय के पास डाउन पेमेंट करने की वजह से लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं थी। इसे ही कहा जाता है डाउन पेमेंट ट्रैप। आपको करते वक्त तो लगता है कि आपके पास इनकम का एक रेगुलर फ्लो है तो आप संभाल लेंगे, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन सर पर आती है तो चीजें वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती हैं। आज की रात अक्षय बिस्तर पर सिर्फ करवट बदल रहा था और वो सो नहीं पाया था। वो बस यही सोचे जा रहा था कि वो इस महीने को पूरा कैसे निकालेगा। इतना काफी नहीं था कि अक्षय को कल के दिन एक और झटका मिलने वाला था, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। अगली सुबह हुई और हमेशा की तरह आज भी अक्षय ऑफिस के लिए निकल गया। घर का माहौल थोड़ा उदासी भरा ही था, क्योंकि नीलम देवी तो अपने पति की सेवा करने में लगी थी और इस चक्कर में वो अक्षय के लिए खाना भी नहीं बना पाई थी। लेकिन अक्षय जानता था कि ऐसा ही होने वाला है। घर से सीधा ऑफिस पहुंचकर अक्षय अपने डेस्क पर बैठ गया और चुपचाप लैपटॉप खोलकर टाइम पास करने लगा। उसने देखा कि आज टास्क लिस्ट में कुछ नहीं था और ऊपर से मेल्स भी कोई नहीं पेंडिंग थे, इसलिए अक्षय टाइम पास करने लगा और बैठे बैठे उसने मोबाइल में एक और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। आजकल क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करना इतना इजी हो गया है कि हर ऐप से आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये और कुछ नहीं, बैंक्स के पैसे कमाने का तरीका है। अक्षय ने तो फिलहाल ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो जानता था कि अकाउंट में सिर्फ 3000 रुपये के साथ वो गुजारा नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड से उसे फिलहाल थोड़ा कुशन मिलेगा। हालांकि उसके पास एक क्रेडिट कार्ड था, लेकिन अक्षय को लग रहा था कि आगे जाकर उसे ये काम आ सकता है। ये टाइम पास करते करते अक्षय के डेस्क के पास रितिका आई। अक्षय, तूने मेल देखा? कौन सा मेल? अरे वही टाउन हॉल वाला। नहीं तो, कैसा टाउन हॉल? ये कब हुआ? अरे पागल, हुआ नहीं है लेकिन होगा। कब? आज ही है, शाम को 4 बजे। तू थोड़ा ढक्कन है क्या? कल ही तो हम बात कर रहे थे कि सीईओ ऑफिस ही नहीं आया इतने दिन से। आज अभी देखा नहीं क्या तूने? साइड से निकल कर गया है सीईओ। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये टाउन हॉल का लफड़ा क्या है? और ये तो हर 2 महीने में एक बार होती है ना।
और अभी फरवरी एंड में तो हुई थी टाउन हॉल, फिर 25 दिन बाद वापस से। वही तो, कोई बड़ी अनाउंसमेंट करनी होगी। और अच्छी बात यह है कि टाउन हॉल में हम सीधा सवाल जवाब भी कर सकते हैं, तो हमारे जो भी डाउट्स होंगे वो सब हम पूछ लेंगे। बात तो सही है यार। मुझे तो बस इतना जानना है कि रिव्यू साइकिल कब होगी और अप्रेजल कब होगा। तुझे क्या, पूरे ऑफिस को वही जानना है। सब चढ़ जाएंगे आज तो मिलकर। डन है, डन। रितिका और अक्षय फिर ये सब बातें करके कैरम खेलने चले गए, क्योंकि दोनों के पास ही कोई काम नहीं था। लगभग हर एक ऑफिस में बैठा इंसान आज की टाउन हॉल का इंतजार कर रहा था। सब सिर्फ इस हिसाब से टाइम पास कर रहे थे कि 3 घंटे बीत जाएं और घड़ी के 4 बज जाएं। वैसे अक्षय, कैसा जा रहा है तेरे लिए सब? नया घर कैसा लग रहा है? इज इट गुड? हाँ यार रितिका, सब ठीक है। बस EMI का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। आधी से भी ज्यादा सैलरी वहीं चली जाती है, और फिर घर का खर्चा भी तो है। ओफो यार, तू शादी कर ले अक्षय, तेरी बीवी भी कमाएगी तो तुझे मदद मिल जाएगी। रुक तो अभी देख। इसके बाद अक्षय कैरम में जोर से स्ट्राइक करता है और एक साथ 2 गोटी अंदर कर देता है। देख कैसे शक्ल बन गई शादी के नाम पे। अरे शादी नहीं तो गर्लफ्रेंड ही बना ले। कहाँ गर्लफ्रेंड यार, उसे क्या PPT बना के भेजूंगा हर रोज? टाइम ही कहाँ है यार। कभी ऑफिस में कुछ हो जाता है तो कभी घर पे। अरे तो बेवकूफ, ऑफिस में ही कोई ढूंढ ले। एक बार आसपास नजर घुमा के देख, सारी लड़कियां यहाँ पे टिंडे जैसी शक्ल की हैं। मैं तो किसी से बात भी नहीं करता यार, बस एक तू ही तो दोस्त है मेरी। हाँ साले, दूर से बैठकर लड़कियां ही ताड़ता है तू, झूठ मत बोल। तुझसे झूठ बोल के कहाँ जाऊंगा यार रितिका। अच्छा तो तूने कभी नहीं सोचा? क्या नहीं सोचा? मतलब हम 1 साल से दोस्त हैं, साथ में हैंग आउट करते हैं, मजे करते हैं। वो अलग बात है कि तू किसी ट्रिप पर नहीं आता, लेकिन मेरे साथ बाहर जाने के लिए तो तू मना भी नहीं करता। अच्छा मिस रितिका, आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि तेरे मन में क्या है कुत्ते, ये बता दे साफ साफ। यार देख, आई लाइक यू, बट मैं कभी ऐसे क्लियरली सोच नहीं पाया, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है कि दोस्ती न टूट जाए। तू क्या कहती है? मैं कुछ नहीं कहती, मैं तो चुप हूँ, जिप करके बैठी हूँ अपनी जुबान को। वाह, मेरे मुंह से सब निकलवा लिया और अब खुद कुछ नहीं बोल रही। कॉर्पोरेट गेम्स खेल रही है तू मेरे साथ। शट अप अक्षय, तू वहाँ नीचे देख, तेरी रानी मेरी हुई। मेरी रानी तो तू ही है। I mean, मेरी रानी तो तू ही ले गई। Shit. ये बोलकर अक्षय ने कैरम पर पड़ी सारी गोटियां बिखरा दी और गेम को खराब कर दिया। इतने में पीछे से योगेश, रितिका और अक्षय दोनों को बुलाने आए, क्योंकि दोनों की इस रोमांटिक कैरम राइड में ये लोग भूल गए थे कि 4 बज चुके हैं और टाउन हॉल शुरू हो चुका है। सभी एम्प्लॉइज के लिए सामने चेयर्स लगी थी और सब उस पर बैठ गए। सामने कंपनी का CEO कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही सब एम्प्लॉइज सेटल हो गए, CEO ने बोलना शुरू किया। गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब ठीक ही होंगे और खुश भी, क्योंकि काफी दिन से काम थोड़ा कम है। ये टाउन हॉल ऐसे रैंडमली बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के लिए रखा गया है, जिसके बारे में आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। मैं चाहता हूं कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज के साथ ट्रांसपेरेंट रहे, और इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। CEO ये सब बातें बोल रहा था, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। किसी को अंदर से भनक भी नहीं थी कि आज उनकी कंपनी का CEO क्या कहने जा रहा है। सबके माथे पर शिकन आ चुका था और CEO ने अब आगे बोलना शुरू कर दिया था। देखो गाइस, आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड्स, आई हैव ऑलवेज बीन। मैंने हमेशा वो किया है जो आपसे कहा है। हर साल आपको लेट तक रुकने के लिए रिवॉर्ड किया है और अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन लेटली दिस कंपनी हैज बीन गोइंग थ्रू वेरी रफ टाइम्स। इस कंपनी का पिछले 1.5 महीने से काफी रफ पीरियड चल रहा है। हमारे 2 सबसे बड़े क्लाइंट्स बैकआउट कर चुके हैं और उन्होंने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है। इसकी वजह है कि हमारी राइवल कंपनी जुजुत्सु एडवर्टाइजिंग ने उन दोनों क्लाइंट्स का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। ये फेज एक ट्रांजिशनरी फेज है और आज मैं जो अनाउंस करने जा रहा हूं वो शायद बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। यहां तक सुनकर ही सभी एम्प्लॉइज की शक्लें बन गई थी। सब लोग हैरान परेशान होकर अपने CEO की तरफ देख रहे थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने गलती क्या की है। लेकिन CEO अभी भी स्टेज पर था और अपनी बात आगे बढ़ा रहा था। देखिए, अब इस सिचुएशन पर हम 2 तरीके से एक्ट कर सकते हैं। या तो हम लोग और मेहनत करके इससे भी बड़े क्लाइंट्स लेकर आए और कंपनी को रिवाइव करें, या फिर हमारे पास एक मर्जर का ऑफर है जिसमें ये कंपनी बिक जाएगी और आप सब फिर दूसरी कंपनी के हवाले हो जाएंगे। यानी कि आप में से कौन रहेगा कौन नहीं, ये फिर वही लोग डिसाइड करेंगे। इस पर एक अजीब सा साइलेंस उस रूम में छा गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन तभी एक सीनियर मैनेजर ने बैठे बैठे बोला, सर, लेट्स रिवाइव दिस कंपनी एंड शो देम हु वी आर। यानी कि वो चाहता था कि ये कंपनी रिवाइव हो और वो लोग जुजुत्सु को अपनी औकात दिखाएं। CEO ने इस बात पर उसका जवाब दिया,
डेफिनेटली मुझे भी ये कंपनी रिवाइव करना है, लेकिन बात यह है कि इसके लिए सब एम्प्लॉयज को अगले 1 साल के लिए 30% पे कट लेना होगा। यानी कि अब की बार अप्रेजल नहीं बल्कि सैलरी कट्स होंगे, ताकि हमारी कंपनी अपनी डे टू डे चीजें सही से प्लान कर पाए। सीईओ का ये सॉल्यूशन सुनते ही सभी एम्प्लॉयज उदास हो गए, लेकिन वहां बीच में बैठे अक्षय को तो सब कुछ एकदम धुंधला धुंधला दिखने लगा। हालांकि अक्षय तो इंतजार में था कि उसे 20% अप्रेजल मिलेगा, जिससे उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन यहां तो बात 30% पे कट की हो रही थी। देखा दोस्तों, किस तरह से हम ये सारे सर्कमस्टेंसेस को बिना दिमाग में रखे ही अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने लग जाते हैं। ये सोसाइटी के नॉर्म्स और पीयर प्रेशर में दब कर ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो आगे जाकर बुरे ही साबित हो सकते हैं। हमें हमेशा अपने धंधे या नौकरी का डाउनसाइड भी देखना चाहिए। हमें हर चीज को एक प्लान्ड ढंग से करना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आए तो हम उस पर एक्ट कर सकें। अगर अक्षय की सैलरी 70 से 50 हजार हो जाती है तो वो आज भी उस रेंटेड अपार्टमेंट में अपना खर्चा सही से चला सकता था। हालांकि उसकी सेविंग्स कम हो जाती, लेकिन उससे उसकी जिंदगी पर खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्षय के पास ऑलरेडी पैसे थे। लेकिन फिलहाल 2 लोन्स की लायबिलिटी, बूढ़े माता पिता के बोझ तले दबा अक्षय आगे का कुछ नहीं देख पा रहा था। सब लोग आसपास टाउन हॉल खत्म होने पर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे, लेकिन अक्षय अभी भी वहीं बैठा था, जैसे वो एकदम सुन्न पड़ गया हो। आखिर क्या करेगा अब अक्षय? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। अक्षय अभी भी अपनी नौकरी कर रहा था, क्योंकि सब एम्प्लॉइज ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो कंपनी को मिलकर रिवाइव करेंगे। हालांकि उस कंपनी के सीईओ ने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही क्लाइंट आने लगते हैं सबकी सैलरी पहले जितनी रिस्टोर हो जाएगी, और फिर आगे चलकर मिड ईयर अप्रेजल भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अक्षय को अपना नियर फ्यूचर काफी अंधकार में नजर आ रहा था। वो हर रोज ऑफिस जाता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास कोई दूसरी जॉब का ऑल्टरनेटिव भी नहीं था, क्योंकि मार्केट में हायरिंग फ्रीज पर ही थी। हर महीने 50,000 में से अक्षय के 42,000 ईएमआई में जाते थे, और इस वजह से उसने उस बिल्डर के भी फोन उठाने बंद कर दिए थे। बिल्डर को टाइम से उसका पैसा नहीं मिला था, जिस वजह से वो बार बार अक्षय को परेशान कर रहा था। अक्षय पहले ही 8,000 में घर के सारे खर्च चला रहा था, और उसने अपनी मां को भी खर्चे कम करने के लिए कह दिया था। लेकिन एक संडे को तो हद ही हो गई, जब अक्षय के घर की घंटी बजी और उसकी मां खोलने गई। कौन है जी? आती हूँ, 1 मिनट। नीलम ने दरवाजा खोला तो सामने वो बिल्डर ही खड़ा था। अक्षय फिलहाल सो रहा था, क्योंकि वीकेंड पर वो 11-12 बजे से पहले नहीं उठता था। आंटी जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब एक बार आप जरा अक्षय को बुला देंगी? उससे घर की पाइप फिटिंग के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। नीलम को लगा कि बिल्डर कुछ घर के बारे में ही जरूरी बात करने आया होगा, जिसकी वजह से वो छोटे वाले कमरे में अक्षय को उठाने गई। अक्षय को जब पता चला कि बाहर बिल्डर उसका इंतजार कर रहा है तो उसकी हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन फिलहाल उसकी मां को कुछ पता ना चले, इसीलिए अक्षय बाहर गया और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आ गया, जहां पार्किंग थी। क्या रे अक्षय कुमार की छठी औलाद, ज्यादा शाना बन रहा क्या रे तू? साले 2 मिनट में सारी हेकड़ी निकाल दूंगा तेरी मां और तेरे बाप दोनों को घर से बाहर कर दूंगा, और फिर भटकते रहना सड़कों पे। बिल्डर ने यह धमकी देते हुए अक्षय की टी शर्ट को गर्दन से पकड़ा हुआ था। अक्षय अंदर से थोड़ा सहम गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भैया वो मेरी ना नौकरी में थोड़ी दिक्कत चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। आप बस मुझे ये महीने दे दीजिए, मैं आपको इकट्ठे पैसे दे दूंगा। इकट्ठे ही बाहर निकालूंगा तेरे को और तेरे परिवार को, समझा? अगर मेरे पास पैसे नहीं आए तो देख लेना, फिर ये पश्चिम बिहार में कहीं भी दिख गया तो वहीं मेरे लोग देख लेंगे तुझे, समझा? हाँ पक्का पक्का, बस मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। फिलहाल अक्षय ने उस बिल्डर से वक्त की मोहलत तो मांग ली थी, पर वो जानता था कि कंपनी में चीजें एकदम से तो वापस नॉर्मल नहीं होने वाली, और इस वजह से अक्षय सोच रहा था कि वो कोई फ्रीलांस काम ढूंढ ले जिसके सहारे वो इस बिल्डर को पैसे दे पाए। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस चीज में फ्रीलांस करना चाहिए, क्योंकि अक्षय का ज्यादातर काम मैनेजमेंट का था, और अक्सर कंपनीज चीजों को मैनेज करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को हायर नहीं करती। लेकिन अक्षय ने हार नहीं मानी और उसने एक वीडियो एडिटिंग कोर्स करने की सोची। अक्षय धीरे धीरे वीकेंड पर उसकी क्लासेस लेने तो लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कोई मार्केट में वीडियो एडिटिंग के अच्छे पैसे नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ बेसिक स्किल्स थी।
और उसमें भी उसे एक्सपीरियंस नहीं था। रितिका भी अक्षय से बात करने आती थी, लेकिन अक्षय कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। उसके दिमाग पर उधार का स्ट्रेस इतना ज्यादा हो चुका था कि वो बस सारे दिन पैसे कमाने के बारे में ही सोचता था। रितिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद एक दिन रास्ते से घर जाते हुए अक्षय को आइडिया आया और उसने एक ऐप से पैसे अपने अकाउंट में डलवा लिए। ये ऐप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की ऐप थी जो लोगों को उधार देती थी, लेकिन ये उधार देने वाली ऐप 18% ब्याज दर पर पैसे दिया करती थी। यानी कि अगर आप 20,000 ले रहे हो तो आपको अगले महीने तक 23,800 रुपये लौटाने होंगे। अक्षय ने लौटाने के बारे में सोचे बिना ही पैसे लेकर बिल्डर को दे दी ताकि वो अपने घर में ठीक से रह पाए। इसके बाद फिर से अगली सैलरी से घर की EMI चली गई और अक्षय के पास अब उस ऐप को 23,800 रुपये लौटाने के लिए नहीं थे। अक्षय को हर दिन उस ऐप से कस्टमर केयर के फोन आने लगे जो उसे धमका कर पैसे लेने की कोशिश करते थे, लेकिन अक्षय ज्यादा ध्यान नहीं देता था। अक्षय ने वो पैसे नहीं लौटाए और इस तरह से एक और ऐप से 20,000 रुपये ले लिए ताकि वो अगले महीने का हिसाब भी बिल्डर को क्लियर कर पाए। लेकिन ऐसे ऐसे करके अक्षय पर इतने सारे लोन्स पाइल अप होते जा रहे थे और उसे हर दिन कॉल्स आते रहते थे। एक दिन अक्षय अपने डेस्क से गायब था और वो ऑफिस के नीचे खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। जी हाँ दोस्तों, अक्षय ने अब सिगरेट भी पीनी शुरू कर दी थी जो वो 24 साल की उम्र में ही छोड़ चुका था, और अब ये सब उसके साथ स्ट्रेस की वजह से हो रहा था। उसे लेफ्ट राइट सेंटर इतना बर्डन महसूस होता था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सिगरेट पीने के लिए अक्षय अकेला गया क्योंकि ऑफिस में किसी को नहीं पता था कि अक्षय फूंकता है। इतने में पीछे से रितिका अक्षय से बात करने फिर उसके डेस्क पर आई, लेकिन वो वहां नहीं था। तभी रितिका ने देखा कि अक्षय का कॉल आ रहा है और वो अपना फोन डेस्क पर छोड़कर ही गया है। फोन पर किसी बैंक का नाम लिखा आ रहा था और रितिका को लगा कि ये इंपॉर्टेंट कॉल है, इसीलिए वो इस कॉल को पिक करके अक्षय को फोन देने वाली थी। लेकिन जैसे ही रितिका ने फोन उठाकर अपने कान पर लगाया, सामने से किसी ने बहुत ही तेज आवाज में गाली दी। रितिका को समझ नहीं आया कि कोई अक्षय को इतनी जोर से गाली आखिर क्यों दे रहा है। करीब 2 मिनट तक गाली सुनने के बाद रितिका साइड में गई और उसने ढंग से बैंक वाले से सारी बात की। तब बैंक वाले ने बताया कि अक्षय ने हर जगह से 20-20 हजार रुपये करके लोन लिया है और वो वापस नहीं चुका रहा है। रितिका को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने फिलहाल ये सुनकर फोन काट दिया। असल में दोस्तों, ये जितनी भी थर्ड पार्टी एप्स आपको पैसे उधार लेने के लिए ललचाती हैं, इन पर बहुत ही हाई इंटरेस्ट तो होता ही है, और जब आप पैसे वापस नहीं कर पाते हैं तो इन एप्स ने एक टीम रखी होती है जो उधार लेने वाले को फोन कर करके ब्लैकमेल करती है और फिर हैरेस करती है। फिलहाल अक्षय के साथ भी यही हुआ, लेकिन रितिका ने वो सब सुन लिया था। इसके बाद रितिका अक्षय को ढूंढने सीढ़ियों के पास गई क्योंकि वो पूरे ऑफिस में कहीं नहीं था, और उसने अक्षय को पनवाड़ी की दुकान से च्युइंगम खरीद कर खाते हुए देखा। इसके बाद रितिका का शक और गहरा गया और वो अक्षय के ऊपर आने के बाद उसे मुस्कुराकर देखने लगी। फिर रितिका नीचे पनवाड़ी की दुकान पर गई और उसने अक्षय की शक्ल दिखाकर पूछा, अंकल ये इंसान देखा है क्या आपने? हाँ बेटा, अभी तो ऊपर गए हैं। अच्छा, मुझे तो ऑफिस में नहीं मिला। क्या करने आया था? सिगरेट पीने। रितिका को समझ नहीं आया कि अक्षय आखिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वो न ठीक से बात कर रहा था, सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया था और ऊपर से बैंक वाले कॉल करके अक्षय को गाली भी दे रहे थे। रितिका समझ गई कि अक्षय जरूर किसी मुसीबत में है। फिलहाल रितिका ने ठान लिया कि वो अक्षय की मदद करके रहेगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करेगी कैसे। तो सुना आपने दोस्तों, कैसे एक अनप्लान्ड डिसीजन आपके लिए इतनी सारी लायबिलिटीज, बर्डन और मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। घर खरीदने के इस पूरे डिसीजन ने अक्षय को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। एक प्लानिंग से जो चीज बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती थी, वो सब खराब हो गई थी। अक्षय ने भी अब फिक्र करनी बंद कर दी थी। उसने सब कुछ खुद के हाल पे छोड़ दिया था क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी उसे सिर्फ हार ही हाथ लग रही थी। वो करना बहुत कुछ चाहता था लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहा था। इस डिसीजन के बोझ ने उसे बदल कर रख दिया था, और यही वजह है कि आपको ये सभी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। भले ही आप एक बाइक खरीद रहे हो, लेकिन अगर मामला पैसों का है तो प्रॉपर प्लानिंग करनी बेहद जरूरी है। असल में बात यह थी कि बैंक की EMI देना अक्षय के लिए बेहद जरूरी था, नहीं तो वो घर पर आकर कब्जा कर लेते। इसलिए इस डर से वो वहां की पेमेंट वक्त पर कर रहा था, लेकिन इस चक्कर में उसकी बाकी की जिंदगी रुक गई थी और अक्षय ने भी इसके बदले में एक डिसीजन ले लिया था जो फिर से एक बड़ा कदम होने वाला था। जब आप किसी एक चीज के जाल में फंस जाते हैं
तो आप लगातार उल्टे पुल्टे डिसीजन लेने लग जाते हैं। जैसे अक्षय घर के जाल में फंसा। बहुत से लोग इसी तरह गलत रिलेशनशिप में गलत इंसान के साथ फंस जाते हैं, गलत बिजनेस पार्टनर के साथ फंस जाते हैं, या नौकरी करते हुए गलत मैनेजर के साथ फंस जाते हैं। अक्षय की जिंदगी भी ऐसी ही चल रही थी, क्योंकि उसने फिर से ऑफिस की छुट्टी ली थी। याद है दोस्तों कि लास्ट टाइम जब अक्षय ने ऑफिस की छुट्टी ली थी, उस वक्त अक्षय ने एक गलत कदम उठाया था, यानी कि घर के लिए लोन ले लिया था और घर खरीद भी लिया था। और आज ऑफिस से छुट्टी लेकर अक्षय फिर से एक गलत कदम उठाने वाला था। वो पहुंच गया था एक ब्रोकर के पास और उसने साफ शब्दों में उस ब्रोकर से कह दिया था, ये हैं घर के पेपर्स, मुझे ये घर बेचना है। 1.5 BHK है, मेट्रो के पास है, गुरु कृपा नगर इलाका है, और लोन की बात मैं सीधे ओनर से कर लूंगा। अक्षय ने डिसाइड कर लिया था कि जिस घर के लिए उसने इतने दर्द झेले हैं वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था, बल्कि अक्षय को तो इस घर ने एक डिफॉल्टर बना के रख दिया था, एक सीधा साधा आदमी जिसकी मजबूरियों के चलते वो एक फाइनेंशियल क्रिमिनल बन चुका था। हालांकि ऐसा किसी FIR में नहीं लिखा था, लेकिन अंदर से अक्षय को बहुत ही गिल्टी महसूस हो रहा था। लेकिन अक्षय ये नहीं समझ पा रहा था कि उसे एक दिन आराम की जरूरत है। इन सब बातों से दिमाग हटाकर कहीं और लगाने की जरूरत है, दोस्तों के साथ बाहर जाने की जरूरत है, रितिका को वक्त देने की जरूरत है। दोस्तों, कभी कभी हम एक प्रॉब्लम से ऑब्सेस होकर उसी का सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। हम इस जर्नी में आराम करना ही भूल जाते हैं, जो बाद में जाकर हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक प्रूव होता है। कुकू FM के ही एक ओरिजिनल शो ब्रेक है जरूरी में आपको बताया गया है कि ब्रेक की इंपॉर्टेंस आखिर क्या है। अगर आप किसी उलझन में फंसे हैं तो आपको एटलीस्ट खुद को एक दिन का टाइम देना चाहिए, ताकि आप और भी प्रोडक्टिव सॉल्यूशन के साथ वापस आ सको, एक फिजिबल सॉल्यूशन के साथ वापस आ सको, एक लॉजिकल सॉल्यूशन के साथ वापस आ सको। पर फिलहाल अक्षय के लिए चीजें आर्या पार थी। वो आज ही सारी प्रॉब्लम को खत्म करके इससे छुटकारा पाना चाहता था। वो इसके लिए अपने बीमार मां बाप को भी समझाने को तैयार था और उनके साथ वापस किराए के घर वापस जाने को तैयार था। लेकिन उसे बस इस घर की प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए था। फिलहाल अक्षय को वो ब्रोकर भी बड़ी ही तिरछी नजरों से देख रहा था, मानो उसके मन में भी बहुत सारे सवाल हो। अरे सर जी, 4 महीने हुए हैं घर खरीदे, 25 साल का लोन करवा के बैठे हो, थोड़ा पागल आगल हो गए हो क्या? हैं? अभी से बेचना भी चाहते हो? ये सुनकर अक्षय को वहीं खड़े खड़े गुस्सा आ गया। बोला ना, जितना कहा है उतना करो। लोन की बात और बाकी पैसों की बात मैं सीधा खरीदने वाले इंसान से करूंगा। तुम अपना कमीशन लो और मुझे एक खरीदार ढूंढ के दो। डील हो गई तो अपना कट रख लेना, समझे? ठीक है, मैं तो बस आपको एडवाइस कर रहा था, बाकी आपकी मर्जी है। दूसरी तरफ रितिका ऑफिस में काफी परेशान थी, क्योंकि अक्षय ने छुट्टी ली थी। वैसे तो वो कभी भी ऑफ नहीं लेता था, लेकिन आज रितिका को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अक्षय ऑफिस जरूर आता था। इस बात से टेंस्ड होकर रितिका से भी आज ऑफिस का काम नहीं किया गया। दूसरी तरफ अक्षय वापस अपने घर आ गया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी दोनों आंखें नम थी और वो बस उस मोमेंट के बारे में सोच रहा था जब वो अपने माँ बाप को बताएगा कि उसने ये घर बेच दिया है और उन्हें वापस से किराए के घर में शिफ्ट होना होगा। कितने सपनों के साथ अक्षय ने उनके और अपने लिए ये घर लिया था, लेकिन कहते हैं ना, some things are not meant to be। शायद इस घर की भी वही कहानी थी। अक्षय को समझ आ गया था कि उसे घर खरीदने के सपने पर कुछ वक्त के लिए पॉज लगा देना पड़ेगा, और आंखों में आंसू लेकर दिन में ही अक्षय की आंख लग गई। दोस्तों, घर वैसे तो कहने में एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कहते हैं कि घर खरीद लो और बस फिर देखो उसकी वैल्यू। लेकिन यहां तो सीन कुछ और ही था। अक्षय की हालत को महसूस करके आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर घर कितनी ज्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। यानी कि घर जैसी चीज आप गली मोहल्ले में जाकर चिल्लाकर बेच नहीं सकते। इसके लिए आपको एक मिडल मैन चाहिए होता है जो ऐसी डील्स करवाता है। आपने सुना होगा कि मार्केट में कभी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करो जो लिक्विड हो, यानी कि जिस कंपनी के शेयर्स के बायर्स और सेलर्स कम हो उस जगह हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेचते वक्त बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरह घर भी ऐसी ही इन्वेस्टमेंट है। एक घर को बेचने की जद्दोजहद आप उस इंसान से पूछ सकते हैं जिसने अपने घर को कम कीमत में बेचा है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। क्या आप जानते हैं कि मार्केट में कुछ लोगों का तो यही धंधा है, वो आपके इमरजेंसी के वक्त पर घर खरीद कर आपको पैसे देते हैं
ताकि आप उन पैसों को जहां चाहें इस्तेमाल कर पाएं और फिर बाद में वही घर 40-50% ज्यादा दाम पर बेचा जाता है। इस धंधे का बिजनेस मॉडल सिर्फ यही है कि आप सामने वाले इंसान की मजबूरी का फायदा उठाएं ताकि आप पैसे कमा सकें। इसीलिए रियल एस्टेट एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट है जिसे सही कीमत और सही वक्त पर बेचने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन फिलहाल अक्षय की आंख खुल गई थी क्योंकि ब्रोकर का कॉल उसकी मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था और वाइब्रेशन से वो उठ गया। हाँ भैया बोलिए। आ जाओ सर जी, आ जाओ, मिल गया है खरीदार। ये सुनकर अक्षय भारी मन से अपनी चप्पल पहनकर वापस घर से निकल गया। जैसे ही अक्षय गेट से निकला, सामने से एक बिल्ली गुजर गई, लेकिन अक्षय ने उस बिल्ली पर ध्यान नहीं दिया। बिल्ली तो अक्षय का रास्ता काट गई थी, लेकिन अक्षय ने यह होते हुए नहीं देखा। तो अक्षय को कैसे पता चलेगा कि वो एक और गलत डिसीजन लेने जा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। फिलहाल अक्षय चलकर ब्रोकर के ऑफिस पहुंच गया और उस ब्रोकर ने पहले ही कमीशन की बात उससे कर ली। देखो भैया, डील का 1% लूंगा, कोई नेगोशिएशन नहीं। हाँ। अरे भैया, सपने कम देखो, डील अभी हुई भी है क्या जो आप पहले 1% का मुंह फाड़ रहे हो? चुप रहो यार जरा और लेकर चलो पहले। अरे सर, ऐसे इंसान ने इंक्वायर किया है ना कि वो जरूर खरीद लेंगे। पिछले 2 साल में 3 घर ले चुके हैं। अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका वो हाथ से जाने नहीं देते। चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको, एक बार बस ये दुकान भिड़ा दूं, फिर चलते हैं। ब्रोकर ने इसके बाद अपनी दुकान को ताला लगाया और फिर अक्षय को वापस उसी के घर के रास्ते की तरफ ले जाने लगा। अक्षय लगभग सभी को यहाँ जानता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने उसके घर को लेने के लिए ऑफर किया होगा। चलते चलते ब्रोकर ने अक्षय को एक नुक्कड़ पर आकर खड़ा कर दिया और यहाँ से राइट मुड़ते ही आगे जाकर अक्षय का नया घर था। आप यहीं रुकिए, मैं जरा बुला के लाता हूँ। ब्रोकर ने फिर उस इंसान को बुलाया और जैसे ही वो इंसान घर से बाहर निकले तो अक्षय का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे आप संजीव भाई? सामने से संजीव ने अक्षय को देखा तो वो भी हैरान हो गया। अबे तू वापस आ गया यहाँ, और यहाँ नुक्कड़ पे क्या कर रहा है? संजीव ये सवाल अक्षय से करता कि तभी पीछे से ब्रोकर बीच में कूद पड़ा। अरे सर, यही तो हैं जिन्हें घर बेचना है। क्या अक्षय, तूने क्या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया है क्या? नहीं संजीव भाई, मैं और प्रॉपर्टी डीलिंग कहाँ, बस सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं कि घर बेचना पड़ रहा है। वैसे आप कब शिफ्ट हुए यहाँ सामने वाली गली में? कुछ नहीं यार, बस पिछले 2 साल में 3 प्रॉपर्टीज ली आसपास, तो ये वाला घर सबसे बड़ा था, तो पूरा परिवार यहीं आ गया। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। दोस्तों, आप भी संजीव गोयल को जानते हैं, क्योंकि याद कीजिए कि संजीव और अक्षय बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। अक्षय ने जब से यहाँ शिफ्ट किया था तब से वो ज्यादा किसी से मिल नहीं पाया था और ऊपर से पैसों की चिंता की वजह से वो ज्यादा बाहर नहीं गया। लेकिन फाइनली अक्षय और संजीव दोनों मिल ही लिए। साइड में खड़े ब्रोकर की भी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि संजीव ने उसे वापस ऑफिस जाने को कह दिया था। सर, आप ऑफिस जाइए, कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? इसके बाद संजीव अक्षय को बड़े ही प्यार से अपने घर लेकर गए और उसे बैठाकर चाय पिलाई। अक्षय को भी अंदर से बहुत ही अच्छा लग रहा था कि वो किसी जान पहचान वाले से इतने वक्त बाद मिला था। आपको बताया था ना दोस्तों कि कभी कभी आपको बस जिंदगी में खुद को थोड़ा सा ब्रेक देने की जरूरत होती है। किसी प्रॉब्लम से ऑब्सेस होकर उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको खुद को वक्त देना चाहिए और अपनों के साथ वक्त बिताना चाहिए जो आपको हंसाते हो और आपको जानते हो। अक्षय ने चाय पी और साथ ही साथ संजीव ने उससे सारी बात पूछी। अक्षय ने संजीव को सब कुछ बताया और संजीव अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि अक्षय किस चीज से गुजर रहा है। आखिरकार संजीव का भी बिजनेस अब ज्यादातर प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग का था। वो इन्वेस्टमेंट करता था और फिर ऊपर के प्राइस में उसे बेच देता था। लेकिन संजीव जॉइंट फैमिली में रहता था। जब अक्षय पश्चिम बिहार का ये इलाका छोड़ के गया था तो संजीव के पास भी कोई जॉब नहीं थी, लेकिन अभी वो इतना प्रोफेशनली बात कर रहा था कि अक्षय हैरान हो गया था। देख अक्षय, मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन तू मेरा बचपन का दोस्त है भाई, हम साथ बड़े हुए हैं। मैं तेरे साथ तो ये धंधा नहीं कर सकता कि तेरे से घर खरीद के आगे किसी को महंगे में बेच दूं, पर एज अ फ्रेंड, बिग ब्रदर, बस इतना कह रहा हूं कि तूने एक स्टूपिड डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, पर ये दूसरा वाला मत ले दोस्त। इस घर को मत बेच, मेरी बात मान ले, नहीं तो तू कुछ महीने बाद फिर से पछताएगा। अब तू ये जरूर कर सकता है कि थोड़ा दिमाग से काम लेकर
पिछले डिसीजन को रेक्टिफाई कर सकता है, लेकिन एक और स्टूपिड डिसीजन लेकर तू सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा ही, यहाँ से वो कम नहीं होंगी। अक्षय को संजीव की बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन थोड़ी नहीं भी आई, इसलिए उसने वापस से सवाल किया। यार मुझे लग रहा है कि ये घर ही अनलकी है। लोन, EMI, बिल्डर और फिर ये पे आउट ऑफिस में कुछ भी अलाइन नहीं है। आई डोंट नो मैं क्या करूं यार। तू तो रियल एस्टेट का धंधा करता है ना यार संजीव, प्लीज तू हेल्प कर यार। पहले तो जिंदगी में एक बात की गांठ बांध ले अक्षय, लोग अपनी पूरी जिंदगी घर खरीदने में लगा देते हैं। तू कमाता जरूर था, लेकिन तूने ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग की ही नहीं। अब तू मुझे देखकर सोचेगा कि मैंने भी तो 3 प्रॉपर्टीज ले ली। वो इसलिए है क्योंकि मेरा बड़ा भाई अच्छी नौकरी पर है और मेरे पापा की पेंशन आती है। घर में एक इनकम का और पैसे का स्टडी फ्लो है। इसी वजह से मुझे ये सब करने का मौका मिल पाया, क्योंकि मैं प्रिविलेज था, मुझ पर प्रेशर नहीं था। पर मुझे तो पता है यार कि तेरी बुआ ने क्या कारनामे किए हैं। अंकल का धंधा आज होता तो तू भी रिस्क ले सकता था, लेकिन ये याद रख कि रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। तूने बस गलती यही कर दी कि बहुत जल्दबाजी में रिस्क ले लिया और तुझे लगा कि एक घर खरीदने से सब ठीक हो जाएगा। इससे अच्छा तो तू पश्चिम बिहार में 20,000 रुपए का रेंट देकर एक अच्छे घर में रह सकता था यार। लेकिन अब कोई बात नहीं, आज के बाद बस इतना याद रखियो कि घर खरीदने के लिए भी प्लान करना पड़ता है, आगे पीछे चीजें देखनी पड़ती हैं। अब तू ही बता कि तू इकलौता घर में इनकम का सोर्स है और तू उस इनकम का 80% घर की EMI में लगा देता है। इस तरह से कैसे चलेगा भाई? इसीलिए तो बेच रहा हूँ संजीव। अरे बेच तो तू रहा है, लेकिन ये 25 साल का लोन कैसे कोई भरेगा? हाँ, पागल है क्या तू? और ऊपर से अगर कोई लेगा भी तो फायदा उठाएगा। तेरा 60 लाख का घर 45 मिलेगा और तुझे ही उससे लॉस होगा। वहीं अगर तू इस घर के साथ बना रहेगा और जैसे तैसे करके EMI निकालता रहेगा तो यही 60 लाख के घर की कीमत 80 लाख हो जाएगी। देख अक्षय, यहाँ आसपास फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं। तू कहे तो ये घर आज ही बिकवा दूं, लेकिन ट्रस्ट मी, तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं है। तुझे थोड़ा टॉलरेट करना होगा, एंड्योरेंस रख, हो जाएंगी चीजें ठीक, समझा? इसके बाद संजीव सोफे से उठ गया और उसने अक्षय को वॉशरूम जाने का इशारा किया। जब संजीव वहां से चला गया था तो अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। संजीव उसे सुझाव दे रहा था कि यह घर नहीं बेचना चाहिए, लेकिन अक्षय से तो इस घर की EMI ही देते नहीं बन रही थी। अक्षय को लग रहा था कि उसके हाथ में कुछ नहीं है और इस चीज को लेकर अक्षय इतना नेगेटिव हो गया था कि उसे यह भी लग रहा था सब उसे ज्ञान देंगे, अलग अलग चीजें करने के लिए कहेंगे। और फिलहाल वही हो रहा था। संजीव भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। ऊपर से सामने से उठ गया, वॉशरूम में चला गया था। अक्षय इतना स्ट्रेस में था कि उसके दिमाग में यही सब चल रहा था और इस चक्कर में उसने चाय भी नहीं पी थी। वो बड़ी ठंडी हो गई थी कि तभी सामने से संजीव आए और उसने एक पॉलीथीन बीच में पड़ी टेबल पर रख दिया। ले, इसमें क्या है? अरे मिठाई है, बहुत टेस्टी है। नहीं यार, मिठाई नहीं खाता मैं, घर में भी शुगर है माँ बाप को। चल अच्छा मैं चलता हूँ, थैंक यू। अक्षय फिलहाल ये बोलकर उठने लगा, क्योंकि उसके मन में अभी भी घर बेचने का ही ख्याल चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि संजीव के सामने अब वो एक पल और भी कैसे रुके। लेकिन जैसे ही अक्षय खड़ा हुआ, संजीव ने उसे वापस रोका। अरे ले ले यार, शुगरलेस मिठाई है, साथ तो ले जा। मिठाई कब से शुगरलेस होने लगे यार? ये कहते कहते अक्षय ने वो पॉलीथीन उठाई और हाथ में पकड़ते ही अक्षय चौंक गया। उसे अंदर मिठाई नहीं बल्कि कुछ और ही महसूस हो रहा था। अक्षय ने एक झटके से अंदर नजर घुमाई तो उसमें 500 के नोटों की गड्डियां थी। अक्षय थोड़ा सा घबरा गया और उसने बड़ी बड़ी आंखों से संजीव को देखा। भाई ये पॉलीथीन शायद गलत आ गया। गलत नहीं मेरे भाई, सही पॉलीथीन है। ये 1 लाख रुपए हैं। तुझे थोड़ी मदद मिलेगी EMIs देने में। जब तेरी सैलरी बढ़ जाए तो तू लौटा देना, और कोई जल्दी नहीं है। और हाँ, इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ये बोलकर संजीव हंसने लगा और अक्षय की आंखों में वहां खड़े खड़े ही आंसू आ गए। भाई लेकिन ऐसे 1 लाख अंकल से तो पूछ ले, और मैं ऐसे नहीं ले सकता, समझा कर यार। मैं कुछ कर लूंगा, मैं देख लूंगा अपना। देख अक्षय, लोगों को इतनी जल्दी से फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह समझ नहीं आती। मैं जानता हूं कि तू मेरी बताई बातों को क्वेश्चन कर रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या क्या फालतू की बकवास कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात मान। मैं नहीं चाहता हूं कि तेरा नुकसान हो, और मैं बचपन से जानता हूं यार तुझे। मुझे खुशी है कि तू वापस से यहाँ आ गया। अब तो हम रोज ही मिलेंगे, और नहीं भी मिलेंगे तो तू ये रख ले, ये अंकल की नहीं मेरी ही कमाई हुई सेविंग्स है, आराम से दे देना वापस। अक्षय को अंदर से बहुत ही ग्रेटफुल लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो संजीव का किस मुंह से शुक्रिया कहे। वो अपने मुंह से कुछ बोलता
कि तभी संजीव ने उसकी बात काट दी। जा जा, अब आंटी इंतजार कर रही होंगी और उनसे बस हलवा बनवा के खिला दियो यार, बहुत याद आ रही है, बहुत टाइम से नहीं खाया। अक्षय की खुशी के आंसू और बढ़ गए और वो पॉलिथीन लेकर वहां से निकल गया। याद है दोस्तों वो बिल्ली जिसने गेट से बाहर निकलते ही अक्षय का रास्ता काटा था? शायद वो बिल्ली भी जानती थी कि अक्षय कुछ गलत करने जा रहा है, इसीलिए वो चाहती थी कि अक्षय बाहर ना जाए। लेकिन संजीव जैसे दोस्त अगर आपने बनाए हो तो आपको बस एक बार मदद मांगने की जरूरत है, रास्ता अपने आप निकल जाता है। इतना काफी नहीं था कि अक्षय के लिए घर पर एक और सरप्राइज इंतजार कर रहा था। जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। अक्षय वो पॉलिथीन लेकर घर पहुंचा ही था और उसने घर के बाहर की घंटी बजाई। जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो अक्षय सीधा अंदर आ गया, लेकिन जब उसकी नजर दरवाजा खोलने वाले इंसान पे गई तो वो शॉक हो गया। एक सेकंड के लिए अक्षय वहीं खड़ा हुआ फ्रीज हो गया और उसे अपनी साइड के विजन से अपने माँ बाप सोफे पे बैठे हुए दिख रहे थे। अक्षय के हाथ पैर कांपने लगे और आवाज कहीं गुम सी हो गई। रितिका तू? हाँ दोस्तों, रितिका फिलहाल अक्षय के घर पहुंच गई थी क्योंकि उसने ऑफिस से हाफ डे ले लिया था। उसे लग रहा था कि अक्षय कुछ गलत कदम ना उठा ले। यही वजह थी कि वो उसकी मदद करना चाहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रितिका ने आकर सारी बात अक्षय के माँ बाप को भी बता दी थी। आखिर ऐसा ही तो रिश्ता होता है एक बेटे और माँ बाप का। एक बेटा चाहता है कि उसके माँ बाप को जिंदगी की सारी खुशियां मिले और उसके लिए वो सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाता है। हालांकि इंडिया के कल्चर में आप अपने माँ बाप से सब कुछ खुल के शेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि आप अपने पेरेंट्स की अंतिम सांस तक उनसे प्यार करते हैं। अक्षय भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। उन्हें अपने सपनों के घर वापस लाके उन्हें कोई बात बिना बताए और बिना किसी चीज की चिंता दिए। अक्षय असल में जानता था कि उसके पापा एक हार्ट पेशेंट हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो अपनी माँ के ओवर रिएक्शंस भी जानता था, जिसकी वजह से वो कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं चाहता था। हाँ अक्षय, मैं रितिका, नाम तो सुना ही होगा। वही रितिका जिसके तुम कॉल्स नहीं उठा रहे, वही रितिका जिससे तुम ठीक से ऑफिस में भी बात नहीं कर रहे, वही रितिका जिससे तुम्हारी सिचुएशंस के बारे में सब पता है। सब पता है मतलब क्या पता है तुम्हें? तुम कुछ नहीं जानती? अच्छा सही बात है, मैं कुछ नहीं जानती ना। तो एक बार फोन देखो अपना, क्या लगता है आज वो फ्रॉड कॉल्स क्यों नहीं आ रहे तुम्हें? क्यों तुम्हें कोई रैंडम इंसान फोन करके पैसों के लिए नहीं पूछ रहा? बताओ बताओ। अक्षय थोड़ी देर के लिए पॉज हो गया और उसने 2 सेकंड रितिका की शक्ल को घूरने के बाद कहा, क्या मतलब पैसे? ये सब तुम्हें कैसे पता? अच्छा, और अभी अगली बात बोलूं? इसके बाद रितिका अक्षय के कानों के पास आई और धीरे से खुसफुसा कर बोली, क्यों तुमने सिगरेट पीनी शुरू कर दी? हाँ, ये बात अंकल आंटी को नहीं बताई? ज्यादा एटीट्यूड दिखाओगे ना तो अभी चिल्ला दूंगी। अक्षय इस बात से डर गया और फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। रितिका भी सामने आकर बैठी और उसने पूरी बात बताई। तुम्हारा सड़ू बिहेवियर तो मुझे बहुत पहले से समझ आ गया था, लेकिन मैं वजह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। फिर एक दिन ऑफिस डेस्क से तुम्हारा एक फोन उठाया और सब चीजें क्लियर होने लगी। उसके बाद मुझे अंकल आंटी ने बताया कि तुम 42,000 हर महीने घर की EMI दे रहे हो और उसके ऊपर तुमने कुछ रैंडम ऐप से पैसे लिए हैं। तो मैंने अपनी सेविंग से वो सारी एप्स के पैसे क्लियर कर दिए जो तुम मुझे वापस करोगे, समझे? और यही वजह है कि तुम्हें कोई कॉल नहीं आया आज सुबह से। रितिका की ये बात सुनकर अक्षय के माँ बाप उसे टेढ़ी नजरों से देखने लगे, मानो वो पूछ रहे हो कि अक्षय ने उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया। लेकिन अक्षय अपना मुंह छुपा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या जवाब दे। अक्षय को रितिका की बात का भी जवाब समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो चाहता था कि वो दोनों बस किसी भी तरफ यहाँ से बाहर निकल जाएं। अच्छा, तुमने मेरी हेल्प करी, बहुत बहुत थैंक यू। चलो मैं तुम्हें छोले भटूरे खिला के लाता हूँ। और हाँ मेरी माँ, सारे पैसे वापस कर दूंगा। चलो चलो। नहीं, नो। अक्षय को ये जवाब समझ नहीं आया। क्या नहीं नो? भाई चलो ना प्लीज मेरी माँ, चलो। अक्षय ने आंखों से प्लीज का इशारा किया, जैसे अपनी बेबसी से रितिका को ब्लैकमेल कर रहा हो। नो मतलब नो, नहीं, आई रिफ्यूज, आई डिसएग्री। अरे बस यही तो था। देख लिया ना मैं ठीक हूँ, मेरी मदद कर दी, मम्मी पापा को सब बता दिया, हो गया ना? नो, सेम आंसर, नो, आई डिसएग्री। यार। इसके बाद रितिका अक्षय के माँ बाप की तरफ मुड़ी और उनकी तरफ देखने लगी। अंकल आंटी, आपका बेटा तो बेवकूफ है, बिल्कुल चीजें नहीं समझता। इसे लगता है ये सुपर हीरो है जो खुद से सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन इसकी हरकतें एक नॉर्मल इंसान से भी गई गुजरी हैं। असल में तो मैं आप दोनों से बात करने आई थी। अक्षय ये सब सुनता जा रहा था
और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आखिर रितिका की ये बात किधर जा रही है। बात ये है कि अक्षय और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। अक्षय का मुंह फटा रह गया और आंखें खुली रह गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाया, बस ना में गर्दन हिला रहा था। आप अपने बेटे को अभी देखेंगे तो वो कार्टून ही लगेगा, लेकिन उसमें जरा भी हिम्मत नहीं है। हमने इस बारे में पहले भी बात की है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से शायद ही काफी स्ट्रेस था, जिसकी वजह से वो ठीक से कुछ बोल नहीं पाया। आंटी, वैसे तो इंडियन ट्रेडिशन में लड़के वाले लड़की का हाथ मांगने आते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने बेटे का हाथ मेरे हाथ में दें, ताकि मैं इसे सुधार सकूं और इसे सीधा कर सकूं, ताकि आगे से ऐसी हरकत ना करे, और साथ ही साथ इस घर को अपना बनाने में इसकी मदद भी कर सकूं। इस पट्टू में तो प्यार का इजहार करने की हिम्मत भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी। अगर और भी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो आंटी, ये 1 साल से मेरे साथ घूम रहा है। आधी बार जब ये ऑफिस से घर लेट आया है तो ये ऑफिस में रुककर काम नहीं करता था, बल्कि बाहर मेरे साथ डिनर पर जाता था। प्लीज अंकल आंटी। अक्षय अपना मुंह खोलने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर रितिका ने गलती से बता दिया कि वो सिगरेट और कभी कभी बियर पीता है तो उसकी वाट लग जाएगी। रितिका! अक्षय के माँ बाप दोनों ही अक्षय की तरफ बड़े गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रितिका को देखा तो उन दोनों की आपस में नजरें मिली और वो हंस दिए। अरे मंजूर है बेटा, बिल्कुल मंजूर है। नीलम देवी ये बोलकर खड़ी हो गई थी और घर में हर जगह खुशी का माहौल छा गया था। दूसरी तरफ अक्षय को बहुत ही यूज्ड फील हो रहा था, क्योंकि रितिका और उसकी मम्मी गले मिल रहे थे, और वो भी एक ऐसी वजह से जिसमें उसकी जी हजूरी भी नहीं ली गई थी। अक्षय ये सब देखता ही रह गया और तभी रितिका ने उस पर पानी की 2 बूंदें डाली। हाँ भाई लड़के, चल लेकर चल एक्टिवा पर छोले भटूरे खिलाने। दोस्तों, आपने अक्षय की ये अनोखी कहानी सुनी, एक कहानी जिसकी शुरुआत घर खरीदने से हुई थी, लेकिन एंड हुई एक लव स्टोरी पर। हालांकि इस शो का असली मुद्दा आपको लव स्टोरी बताना नहीं था, बल्कि अपने आसपास के लोगों की अहमियत बताना था। आप एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी में ऐसे लोग कमाता है जो हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं। बुरा और अच्छा वक्त फिर मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो वो इंसान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी स्टूपिड डिसीजन लोगे और वो लोग आपका फिर भी सपोर्ट करेंगे, बल्कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप चीजों को सही से प्लान करके चलाएं। घर खरीदने का ट्रैप में आपको संजीव और अक्षय के बीच में फर्क पता चला। अब ये आपको फिगर आउट करना है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। क्या आप संजीव वाली कैटेगरी में आते हो या अक्षय वाली? और भले ही आप किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन आपको सही से चीजों को परखना बहुत जरूरी है। जैसे घर खरीदने से पहले उसकी टाइमिंग, डाउन पेमेंट, लोन का अमाउंट, लोन का टेन्योर, उसका इंटरेस्ट रेट और आपके हाउस होल्ड में एक स्टेडी इनकम का फ्लो। याद रखिए दोस्तों कि अगर आप खुद के रहने के लिए एक घर खरीद रहे हैं तो आप उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। इन्वेस्टमेंट वो घर होता है जिससे आप रेंटल इनकम वसूल करते हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के कुछ रिटर्न होते हैं। तो इसी तरह एक घर आपको तभी रिटर्न देगा जब आप उससे कुछ पैसे कमाएंगे। बल्कि खुद के घर में तो आप ऊपर से बहुत सारे खर्चे कर देते हैं। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप जिस घर में रहते हैं उसकी वैल्यू कभी डिप्रिशिएट शायद नहीं होगी, लेकिन आप उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि एक इंसान जब किसी घर में रहता है तो उसे बेचने के बारे में कभी नहीं सोचता, और जब इंसान किसी घर को बेचने के बारे में सोचता है तो वो सिर्फ उन्हीं केसेस में होता है जब उसके पास एक बेटर जगह पर एक बेटर घर अवेलेबल होता है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो सके। तो सबसे जरूरी घर खरीदने की टाइमिंग होती है, और ये टाइमिंग सिचुएशन पर डिपेंड करती है, और सिचुएशन कभी कभी आपके हाथ में नहीं होती। जैसे अक्षय की जिंदगी में भी सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लेकिन उसने जिन 2 लोगों में अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था, उन्होंने आकर उसे रेस्क्यू कर लिया और अक्षय का प्यार भी उसे मिल गया। लेकिन हर कहानी की ऐसी ही हैप्पी एंडिंग हो ऐसा जरूरी तो नहीं, इसलिए कुछ गोल्डन रूल्स को हमेशा ध्यान में रखिए और सारे फैक्टर्स को कंसीडर जरूर कीजिए। साथ ही ये शो ये भी सिखाता है कि सही लोगों को अपने हमेशा करीब रखना चाहिए। उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कभी इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि आपका दिमाग ही प्रेशर कुकर बन जाए और आप ठीक से सोच ही ना पाए। लाइफ के ऐसे मोमेंट्स में इंसान बहुत सारे गलत डिसीजंस ले बैठता है, जिन्हें वो बाद में रिग्रेट करता है।
ये बात सच है कि आप अपने रिश्तेदार और परिवार वाले भले ही चूज नहीं कर सकते, लेकिन सही दोस्त और सच्चा लाइफ पार्टनर इस दुनिया में जरूर चूज कर सकते हैं। कोई ना कोई तो जरूर है जो आपका भी इंतजार कर रहा होगा, ताकि साथ में मिलकर आप एक दूसरे की जिंदगी को और स्मूथ कर सके। उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा।